नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। उत्तराखंड चारधाम यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम धामी लगातार चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें कर रहे हैं। सीएम ने आज फिर से एक बार वर्चुअली अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भी जो है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में 10 मई से यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक आपको बता दें कि 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ जो है वर्चुअली बैठक भी कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और किसी भी तरीके से यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आए, इसको लेकर जो है खास नजर और मॉनिटरिंग भी जो है सीएम की तरफ से बनाई हुई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे। हालांकि हादसे में किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से 5 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था। इसी दौरान अचानक कैस्ट्रेल एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी परेशानी सामने आई। इसके बाद लगभग 7:05 पर हेलीकॉप्टर को केदारनाथ धाम के हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारी ने हेलीकॉप्टर के पायलट कल्पेश का हवाला देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो पायलट की सूझबूझ से आपको बताएं कि यात्रियों की जान बच गई। सभी जो यात्री हैं सुबह 7 बजे जो है चारधाम यात्रा के लिए दरअसल दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही तकनीकी खामी के चलते जो है हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि जो तमाम यात्री 5 से 6 यात्री जो हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सुरक्षित हैं। तो यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। दरअसल तकनीकी खराबी होने के चलते अचानक ये लैंडिंग की गई और पायलट की सूझबूझ से जो है सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आपके सामने कि किस तरीके से पूरी कोशिश हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कराने की जा रही है और ये गनीमत रही कि जो यात्री हेलीकॉप्टर में थे वो सुरक्षित हैं। बाबा केदार की कृपा से सभी लोगों को जो है सुरक्षित लैंडिंग कराया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे उत्तराखंड सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से गनीमत रही, बाबा केदार की पूरी कृपा रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन क्या तकनीकी खामी आई, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? हाँ बिल्कुल लता, ये बड़ी दुर्घटना होने से आज ये टली है। बड़ी एक घटना हो सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये बाबा केदारनाथ की ही कृपा कहेंगे कि आज ये बड़ी जो घटना थी वो आज टल गई है। हालांकि अभी कारणों का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसको लेकर के शासन प्रशासन की ओर से वहां पर विजिट भी किया गया है और इसको लेकर के जो जांच एक समिति बनाई गई है, ये SIT गठित की कर जिसकी जांच की जाएगी। जिस तरह से जो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कह सकते हैं कि तकनीकी खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई है, लेकिन फिर भी इसमें अभी किसी की भी जान जोखिम में जरूर पड़ी थी, लेकिन जान नहीं गई है। ये बड़ी खबर है और इसको लेकर के जिस तरह से जो बचाव हुआ है
उसके लिए सभी ने भगवान भोलेनाथ की ही प्रार्थना की है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही आज ये बड़ा हादसा होने से टला है। बिल्कुल। वहीं पवन, स्थानीय प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? हालांकि ये थोड़ी सी लापरवाही भी साफ तौर पर हो सकती है। क्या ये जो तकनीकी खामी आई है हेलीकॉप्टर में, क्या पहले से चेक नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि यात्रा लगातार जारी है और भारी तादाद में जो है श्रद्धालु यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं अनदेखी भी जो है लापरवाही का बड़ा कारण समझा जाए क्या? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी पूर्व के वर्षों की अगर इससे तुलना की जाए तो इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं वहां पर हुई हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो एयर एविएशन है उसका जो नियम कानून है उसकी कहीं न कहीं जो हेलीकॉप्टर एजेंसियां हैं जो वहां पर सिर्फ पैसे अपनी तिजोरी भरने के लिए ही वहां पर जो सेवाएं देते हैं, हवाई सेवाएं जो देते हैं, वो कहीं न कहीं एयर एविएशन की जो नियम है, जो उसके मानक हैं, उनका कहीं न कहीं उनकी अवहेलना करते हैं। इसी वजह से वहां पर ये दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। और आज भी जो घटना हुई है उसमें भले ही किसी की जान न गई हो, लेकिन ये बड़ी घटना हो सकती थी, कई लोगों की जानें भी जा सकती थी, बड़ी क्षति हो सकती थी और इससे कहीं न कहीं जो यात्रा है उसके श्रद्धालुओं पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन आज ये बड़ी घटना होने से बची है। इसमें कहीं न कहीं जो एयर एविएशन की जो नियमावली है उसका पालन न करना भी दर्शाया जाता है। बिल्कुल, ये हालांकि नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से यात्राओं को सुचारू किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में क्या अब, क्योंकि चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं की तस्वीरों को सामने आना जो है ये लाजमी है, लेकिन क्या अब कोई नया नियमावली या फिर कोई गाइडलाइन जारी की गई है क्या एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी यात्रा में समय बचा है, तो ऐसी तस्वीरें, ऐसे हादसे जो है होने से बचे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी यात्रा मात्र 2 सप्ताह हुए हैं और ये 2 सप्ताह में ही ये इतनी बड़ी घटना आज होने से बची है। और इससे कहीं न कहीं शासन, प्रशासन और एयर एविएशन और जो संचालित करने वाली एजेंसियां हैं वो उन सभी को सबक लेना चाहिए। और इससे कहीं न कहीं अब जो ये घटना हुई है इस पर कहीं न कहीं सावधानी भी बरती जाएगी। शासन और सरकार की ओर से भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, समय समय पर इसकी जांच भी होगी। एयर एविएशन के जो मानक हैं उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अब शासन प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि अभी जो है इन तरह की हवाई यात्रा को शुरुआत करने का निर्देश दिए गए। आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में लगातार सामने आ रही भीड़ प्रबंधन संबंधी शिकायतों के बीच अब केंद्र ने निगरानी करनी जो है वो शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चारधाम यात्रा की प्रतिदिन की रिपोर्ट मांगी है। भीड़ प्रबंधन को एनडीआरएफ और आईटीबीपी मदद करेगी। मंत्रालय ने भविष्य में यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में राज्य में चारधाम यात्रा की अद्यतन जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव को धामों, यात्रा मार्गों एवं ठहराव स्थलों में भी यात्रियों की रिपोर्ट रोज गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर यात्रा मार्ग पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद लेने के भी निर्देश साफ तौर पर दिए हैं। तो यात्रा व्यवस्थाओं पर अब केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। भीड़ प्रबंधन के लिए दरअसल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें चारधाम यात्रा पर अब जो है निगरानी साफ तौर पर बनाई जा रही है। यात्रा व्यवस्थाओं की हर रोज जो है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी होगी। कितने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, चारधाम यात्रा में कौन कहां पर ठहरा हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, तमाम जो है मसलों पर अब केंद्र सरकार की निगाहें बनी हुई हैं। यानी कि साफ तौर पर यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से आगे चलाने के लिए जो है अब धामी सरकार के साथ साथ ही जो केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो भी एक्टिव मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चार धाम यात्रा में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु का आंकड़ा बढ़ रहा है, 8 लाख से ज्यादा अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में भीड़ मैनेज करना, भीड़ मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके मद्देनजर अब गृह मंत्रालय को भी हर एक दिन की जो है रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जो है चारधाम यात्रा के मद्देनजर दी गई है।
और लगातार ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित मेरे साथ बने हुए। पवन, जिस तरीके से लगातार भीड़ का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब इस भीड़ को मैनेज करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रतिदिन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये आदेश दिए गए, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल लता, आपको बता दें क्योंकि लगातार जिस तरह से ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है चारों धामों में, उसको नियंत्रण करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और अभी तक का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2 सप्ताह में ही अभी तक लगभग 32 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा अभी ऑफलाइन जो पंजीकरण की सुविधा थी उसको बाधित किया गया, उसको बंद किया गया है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो अभी चालू है, लेकिन उसके साथ साथ ये सभी से आग्रह भी मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया है श्रद्धालुओं से कि कोई भी श्रद्धालु बगैर रजिस्ट्रेशन के 4 धाम की यात्रा पर ना आए। बिना रजिस्ट्रेशन के आने पर उसको विधिक कार्रवाई से निपटना पड़ेगा। और इसका पालन कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से सक्रिय किया है। सभी धामों में अलग अलग सीनियर IAS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है, उनको नोडल बनाया गया है। और वहां का स्थानीय प्रशासन को भी ये जो भी नियम कानून भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए, यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए बनाए गए जो नियम कानून है उनका पालन कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अलग अलग 4 धामों में अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल विभाग हो, PWD विभाग हो, परिवहन विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, इन सभी विभागों की, पर्यटन विभाग हो, तीर्थाटन विभाग हो, BKTC हो, ये सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जगह जगह पर मॉनिटरिंग करें। और जो भी श्रद्धालु जाए उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु न दर्शन करने के लिए पहुंचे, ताकि वहां पर भीड़ नियंत्रित हो सके और सभी श्रद्धालुओं को मौका भी मिल सके। तो ये कई नियम कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि अभी तक भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही है। ऐसा अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि इस बार भीड़ पर्याप्त बड़ी संख्या में आएगी, सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन इतना अनुमान प्रशासन को भी नहीं था कि पहले सप्ताह में ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इसी वजह से और भी कड़े कानून लागू करने पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय प्रेमनगर में भर्ती कराया, लेकिन अब बदमाशों को दून हॉस्पिटल रेफर किया गया। SSP अजय कुमार ने मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश मीठी बेरी टी स्टेट की तरफ भागे थे। इसी दौरान पुलिस की गोली दोनों बदमाशों के पैर में लगी, जिससे कि दोनों बदमाश घायल हो गए। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित लगातार बने हुए। पवन, पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, 2 आरोपी बदमाशों के पैर में गोली लगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? हाँ बिल्कुल, आपको बता देंगे क्योंकि आज सुबह सुबह की घटना है और इस दौरान जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये कई अपराधी थे जिनको पुलिस पहले से ही खोज रही थी। लेकिन वो आज सुबह तड़के जब उनको पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो वो टी गार्डन की तरफ भागे और वहां पर भागने पर पुलिस के द्वारा पुलिस पर उन्होंने फायरिंग करने की भी कोशिश की। इस दौरान में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद घायल बदमाशों को जो प्रेमनगर जिला प्रेमनगर बेस हॉस्पिटल है उसमें उनको भर्ती कराया गया। वहां पर अभी पूछताछ चल रही है। इस पर इस मौके का मुआयना करने के लिए भी SSP देहरादून अजय कुमार भी वहां पर अजय सिंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी पहलुओं की जांच भी की है और उसके बाद में ये पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों ही अपराधी थे और जिनको पुलिस पहले से ही पकड़ रही थी और पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई, जिसके उनके पैर में गोली लगी है, उससे वो घायल हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में टैक्स की चोरी की आशंका के चलते लखनऊ इनकम टैक्स की टीम ने शहर में विनायक ग्रुप की कई फर्मों पर छापेमारी की और दस्तावेज जब्त कर लिए। यहां तक कि आवास पर भी परिजनों को नजरबंद कर पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है और छापेमारी स्थलों पर व्यापारियों और नेताओं का तांता लगा हुआ है। गुरुवार की सुबह 10 बजे अचानक लखनऊ से आई इनकम टैक्स विभाग की टीमों का काफिला भारी पुलिस बल के साथ
शहर में दस्तक देता है। और वहीं एक टीम ने गल्ला मंडी के नारंग फर्नीचर मार्ट और विनायक प्लाई सहित कई फर्मों पर एक साथ छापेमार की कार्रवाई की। इस दौरान गल्ला मंडी में डिप्टी कमिश्नर टीएस पंचपाल, आईटीओ दीपक सिंह और मुकेश सिंह ने मार्ट में घुसते ही वहां पर रखे दस्तावेज जब्त कर लिए और पुलिस बल ने किसी भी व्यक्ति को अंदर आने नहीं दिया। इसके अलावा 6 अलग अलग टीमों ने विनायक ग्रुप के फर्म और उनके आवास पर भी दबिश देते हुए परिवार के लोगों को नजरबंद कर पूछताछ शुरू करी। आयकर विभाग की टीम की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पे जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जो समाज सेवी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे रौनिक नागर हैं और हमारे भी पारिवारिक बहुत निकट के हैं, मित्र हैं। उनके यहाँ कल आयकर विभाग का एक जो सर्च है, जिसे कहते हैं सर्च, वो शुरू हुई है और वो सर्च के कारण से कल से वो चल रहा है। अब लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं। स्वाभाविक रूप से सभी परिवार के लोगों में, सभी व्यापारियों में इस कारण से कहीं ना कहीं असहजता है। सब लोग इससे तनाव में हैं, वे आखिरकार किस तरीके से है। तो अभी मैं अधिकारियों से मिला हूँ और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो और किसी भी प्रकार का परिवार के साथ ऐसा कोई विषय ना है जिससे कि व्यापारियों को कोई इस तरीके का लगे कि उनके अन्याय हो रहा। और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त भी किया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा और शीघ्र अपनी कार्रवाई पूरी करके वो यहाँ से जाएंगे। जिस तरीके से भाजपा के राज में पहले व्यापारियों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी कहलाने वाली आज उनकी भी नहीं रही, उनके भी घरों पर छापे डलवाए जा रहे हैं। कल से छापेमारी चल रही है नारंग परिवार के फर्नीचर मार्ट पर, इनके प्रतिष्ठानों पर। जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गुंडा राज का सीधा जीता जागता उदाहरण है भाजपा के राज में। ये इंस्पेक्टर राज की बात करते थे कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। आज डिजिटल इंडिया बनाया, क्या फ़ायदा हुआ डिजिटल इंडिया का जब आप सब कुछ ऑनलाइन नहीं देख सकते? क्या कोई कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, जीएसटी जमा हो रहा है, तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हैं, तो अब इसकी छापेमारी की ज़रूरत क्या पड़ेगी? तो ये सीधे भाजपा के सारे जो इंस्पेक्टर राज हैं, सारा इनका खुलासा हो गया है और इनकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। ये किसी के नहीं है, ना व्यापारियों के, ना मजदूरों के, ना किसानों के, ना महिलाओं के, ना गरीबों के, किसी के नहीं है। ये सिर्फ अपने जो है कुछ चंद पूंजीपति हैं जो 20-22, वो उन्हीं के इर्द गिर्द सारी देश का पूरा घूम रहा है और उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। उनके यहाँ ईडी आईडी कोई नहीं जाएगा। बीते एक हफ्ते से गुलदार की चहलकदमी से श्रीनगर में लोग दहशत में हैं। गुलदार के आतंक को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। गुलदार प्रभावित जगह पर रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, जबकि वन विभाग की टीम गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार कर रहा है, जिसके लिए गुलदार को बेहोश करने या फिर विशेष परिस्थितियों में शूट करने की तैयारी भी की जा रही है। बीते 4 महीने में गुलदार अब तक 5 मासूमों पर हमला कर चुका है। इनमें से 3 मासूम गुलदार हमले में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। गुलदार के हमलावर होने पर श्रीनगर में गुलदार को कैद करने के लिए 11 पिंजरे और 20 कैमरा ट्रैप उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां पर गुलदार हमलावर हुआ है। वहीं गुलदार को तलाशने के लिए ड्रोन कैमरा की मदद से भी वन विभाग जो है इसकी मदद कर रहा है, जिससे कि गुलदार की दहशत से श्रीनगर वासियों को निजात दिलाई जा सके। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़, ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। सामने से निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन में और श्रीकोट अठाड़ा। कितने रेंज में, कितने मीटर के रेंज में रहेगा? 100 से 150 मीटर में। यहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग में बाघ को पकड़ने के लिए। उसके आसपास जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए।
मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चारधाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की। विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कुछ जगह ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती है। इससे गदेरों में अचानक पानी बढ़ सकता है, इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो बारिश या ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर जरूर रुक जाएं। यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतजार करें कहीं सेफ जगह पे, जब खत्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाढ़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो बरसाती नाले हैं या गाढ़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतजार करें और जब खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।